नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉक टेस्ट 7 में। इसमें हम लोग 50 तगड़े सवाल को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस के कैप्सोमियर्स में अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे बात करेंगे अमीनो एसिड्स की टोटल नंबर की, तो 158 होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, साइनोफेजेस की खोज किसने की थी। इवानोवस्की, सैफरमैन और मॉरिस, ट्वार्ट और डी हैरल, ऑप्शन डी स्टैनले। यहाँ पे बात करेंगे साइनोफेजेस की, तो साइनोफेजेस की खोज सैफरमैन और मॉरिस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आपका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम धारण करता है। यहाँ पे देखिए कौन सा विषाणु धारण करता है, तो एचआईवी धारण करता है, जो कि क्या है, एक रेट्रोवायरस है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज के पुच्छ तंतु टेल फाइबर्स का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर हम लोग बात करें बैक्टीरियोफेजेस की, तो इसके खोजकर्ता का नाम पूछे तो ट्वार्ट और डी हैरल ने बैक्टीरियोफेजेस की खोज की थी। और बैक्टीरियोफेजेस के टेल फाइबर्स की यदि हम लोग बात करें तो ग्राही कोशिकाओं से जुड़ने का ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर, वायराइड्स में क्या अनुपस्थित होता है। तो वायराइड्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन आवरण कैप्सिड जो है हमारा अनुपस्थित होता है। वायराइड्स में हम लोग जानते हैं इसमें केवल संक्रामक आरएनए होता है, कैप्सिड का इसमें अभाव होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है। आइए लगे हाथ 6 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रियॉन किसके बने होते हैं। तो प्रियॉन जो है भाई प्रोटीन के बने होते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर का, पादप विषाणु प्लांट वायरसेस में सामान्यतः कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो पादप विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ प्रायः ऑफन हम लोग देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि रेयर केस में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो सामान्यतः पूछा गया है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ हमको जाना है। ऑप्शन ए में आपका लिखा गया है, सही उत्तर हो जाएगा। लगे हाथ से 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ईरी रेशम कीट, ईरी सिल्क वार्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फिलोसोमिया रिसनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं, एक रिवीजन की तरह से आपका हो जाएगा। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, किसी प्रकार से भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्री और मेंस में आपका बांटा गया है। तो प्री में पहले की ही तरह से बहुत ज़्यादा चांस है कि फैक्चुअल और स्टैटिक क्वेश्चंस बायोलॉजी के आएंगे। इस बार हो सकता हो असर्शन रीजन का भी थोड़ा सा डाल दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं। तो हम लोग उसी लेवल का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। घटना चक्र आपने पूरा तैयार कर लिया होगा, यूथ कंपटीशन का जूलॉजी बॉटनी आपने लगभग तैयार कर लिया होगा। तो नए प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और देख ही रहे हैं। कीटों में निर्मोचन मॉल्टिंग को उत्तेजित करने वाला एकिडसोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं तो एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकिडसोन का स्रावण करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पर, मधुमक्खी के छत्ते में ड्रोन्स का विकास किस विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है। किस विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरोनोटोकी, जिसमें अनिषेचित अंडों से नर निकलते हैं, ड्रोन के बनने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें इतने टफ वर्ड होते हैं, लेकिन 2-3 बार प्रयास करेंगे तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएंगे, याद भी रख पाएंगे। 11 नंबर का सवाल है, पेब्राइन रोग किस कीट से संबंधित होता है। तो ये रेशम कीट से संबंधित होता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ध्यान में होगा इसके पहले वाले सीरीज में हमने देखा था किसके कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण से होता है, नोसेमा बॉम्बेसिस के कारण होता है। आएंगे अगला सवाल देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिटोगोनस ओराइजी किसका प्रमुख कीट है। तो ओराइजी से आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे चावल का कीट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रॉयल जेली का स्त्राव मधुमक्खी की किन ग्रंथियों के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आएंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन, कपास का पिंक वोलवॉर्म किस वर्ग का कीट होता है? यहाँ पे पिंक वोलवॉर्म दिया गया है, किस वर्ग का कीट है यही आपको बताना है। तो लेपिडोप्टेरा का है। इसमें तितली और पतंगों वाला वर्ग शामिल होता है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। आएंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? अब आपसे यहीं पर आपसे अगर बैक्टीरिया का पूछ ले, लेकिन देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पता है सेल्यूलोज, तो ये प्लांट सेल का होता है, तो प्लांट सेल यूकैरियोटिक भी होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये काइटिन भी आपने पढ़ा है कि ये फंगस का है, पेक्टिन भी आपको पता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल वॉल का ये मेजर कंपोनेंट होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर का, कोशिका कंगाल साइटोस्केलेटन के संदर्भ में सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स के संगठन केंद्र माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के रूप में कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है साथियों? सेंट्रोसोम कार्य करता है। कहां पर है? ऑप्शन ए में है, यही गोला भर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सेल विद इन ए सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन ए सेल कहा जाता है? गोल्जी बॉडीज को, लाइसोसोम्स को, क्लोरोप्लास्ट को, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट 4 विकल्प है। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका के भीतर कोशिका वही कहलाएगा इनमें से ऐसा कोशिकांग जिसके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता हो और 70S का राइबोसोम पाया जाता हो। किसमें पाया जाता है? है क्लोरोप्लास्टवा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे 17 के बाद 18 नंबर का, ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य क्या है? ये वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। यह बीजों के अंकुरण के समय ग्लाइऑक्सीसोम सक्रिय होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर का, मीजोसोम किसमें पाए जाते हैं? अब देखिए इस प्रकार के जो सवाल है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन कहाँ पाया जाता है, आपसे सवाल पूछ लिया जाए ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, आपसे सवाल पूछ लिया जाए बंडल ऑफ हिस क्या है, आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो इस प्रकार का नेमिंग का याद रखिएगा, तैयार रखिएगा, सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए रेनबियर नोड्स कहां पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए मीजोसोम जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं सांस लेने संबंधित एक संरचना होती है। ये जीवाणुओं में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है, श्वसन में सहायता करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 20 नंबर का, कोशिका झिल्ली का फ्लूड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल FMM किसने दिया था? तो जी निकोलसन और एस सिंगर ने। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा दिया गया है, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था, तो कमेंट करके बताइएगा भाई सैंडविच मॉडल किसने दिया था। पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था जिसका आपने आंसर नहीं किया है। ये दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा शिथिल पड़ जा रहे हैं। तैयारी अगर कमज़ोर रहेगी तो जान लीजिए फिर 5 साल बाद ही चांस मिलेगा LT ग्रेड में। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का, न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस के मुख्य कार्य की बात करें तो ये RNA सिंथेसिस का कार्य करता है। तो RNA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही आपसे बिल्कुल सूक्ष्म सवाल पूछे जाएंगे, लगेगा कि बड़ा आसान है लेकिन कठिन है। 22 नंबर का देखिए, गहरे मीठे पानी की झील में तापीय स्तरीकरण थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान सबसे नीचे की ठंडी और स्थिर परत क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, हाइपोलिम्नियन कहलाती है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 10% होता है। ओडम, लिंडेमैन, टांसले या फिर रीटर, किसने दिया था भाई? लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, की स्टोन प्रजाति किसे कहा जाता है? की स्टोन प्रजाति किसे कहा जाता है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को प्रभावित करती हैं जो प्रजातियां, उन्हीं प्रजातियों को की स्टोन प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 25 नंबर का, गॉस का सिद्धांत, गॉस प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो ये प्रतिस्पर्धी अपवर्जन या कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन से संबंधित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर का, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पारिस्थितिकीय पिरामिडों को हम किस नाम से जानते हैं? एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स एंटन ने इसकी सबसे पहले इस अवधारणा दी थी और इन्हीं के रिस्पेक्ट में इसको एल्टोनियन पिरामिड के नाम से जानते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और इसी तरह से एक अन्य पिरामिड है, उसका आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। 3 प्रकार के मुख्य रूप से पिरामिड होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का, जैव प्रवर्धन बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है? यही आपको बताना है। तो पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन, प्रदूषकों की सांद्रता, तो आपका खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना, यही बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर का, पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो हमने पढ़ा है HCl, है ना, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? स्टेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो स्टेप्सिन एंजाइम की जब जब हम बात करते हैं तो स्टेप्सिन एंजाइम हमेशा फैट्स पर काम करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्यों में ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये डुओडेनम में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय पैनक्रियास को एंजाइम स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन है जो अग्न्याशय को कहता है कि हे भैया एंजाइम सिक्रिएट करो? कौन उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है कोलिसिस्टोकाइनिन CCK, ऑप्शन सी देखिएगा इंसुलिन और ऑप्शन डी देखिएगा ग्लूकागॉन। कौन करता है भाई? कोलिसिस्टोकाइनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर, पित्तरस बाइल जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। तो इसमें कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है, ऐसे ही सवाल आएगा, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला। तो ऐसे ही अभी से ही तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर का, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि सेल्स का नेम याद कर लीजिए, जो कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं उनका याद कर लीजिए। जैसे कुफर सेल्स आपकी लीवर में पाई जाती हैं, पोडोसाइट्स आपकी किडनी में पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से याद कर लीजिए। देखिए, ऑक्जेंटिक सेल्स किसका स्त्राव करती हैं? तो ऑक्जेंटिक सेल्स का बताना है, ये आमाशय की पैराइटल कोशिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। अगर हम बात करें ऑक्जेंटिक सेल्स की, तो ऑक्जेंटिक सेल्स नाम ना दे करके अगर आपसे पैराइटल सेल्स दे दिया जाए कि पैराइटल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तब HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का दूसरा नाम पैराइटल कोशिकाएं भी होता है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कार्बोहाइड्रेट पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अब कुछ लोग पाचन की शुरुआत जब पढ़ते हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं भाई आमाशय में, जबकि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये मुख गुहा बकल कैविटी से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम को ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का, गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड राट ऑफ शुगर केन किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अब ये बताइए क्या एक फंगस है कि नहीं है? तो फंगस है कि नहीं है ये बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का सवाल, बोर्डो मिक्सचर बोर्डियाक्स मिक्सचर की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया सवाल है, मिलार्डेट ने इसकी खोज की थी। अगला सवाल देखेंगे, आलू का पछैती झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किसके कारण से होता है? तो एक फंगस है जिसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, यही इसका जिम्मेदार होता है। आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ यानी अगैती झुलसा रोग, तो अगैती झुलसा रोग जब पूछेगा तब आपको अल्टरनेरिया सोलेनाई बताना है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। लेकिन लेट ब्लाइट पूछा है तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का कारक क्या है, इसको बताइएगा। तो ये पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर का, सिट्रस कैंकर डिजीज, ये जैंथोमोनास सिट्री द्वारा होता है या जैंथोमोनास स्पीसीज भी कह सकते हैं। स्पेशली इसमें जैंथोमोनास सिट्री ही आता है और नींबू प्रजाति में होने वाला रोग है जैंथोमोनास सिट्री। क्या है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट है। अगला प्रश्न देखिए, टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग, टिक्का रोग जब जब हम बात करते हैं तो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि किस कवक के द्वारा जो है होता है, ये फंगल डिजीज ही है टिक्का रोग। तो क्या सार्कोस्पोरा फंगस के द्वारा होता है या नहीं। सार्कोस्पोरा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि होता है कि नहीं भाई। देखिए एक्टिव रहिए, अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपका ही एक प्रकार से फायदा होगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का, कवकनाशी फंगीसाइड कार्बेंडाजिम, देखिए नाम दिया है कार्बेंडाजिम, किस प्रकार का है। तो कार्बेंडाजिम किस प्रकार का है, संपर्क कवकनाशी है या सर्वांगी सिस्टेमिक कवकनाशी है, मतलब पूरा समूल नष्ट कर दे, अजैविक कवकनाशी है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का इतने कठिन लेवल का सवाल आ सकता है। अब देखिए, तो ये कवकनाशी जो कार्बेंडाजिम है, तो कार्बेंडाजिम सर्वांगी है। आपका आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का सवाल आएगा, मनुष्यों में किस प्रकार का अपरा प्लेसेंटा पाया जाता है। मनुष्यों में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो हीमोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देख लेंगे दोस्त, विलाई के वितरण के आधार पे सुअर, पिग, इसको सूकर चलिए कह देते हैं, हिंदी में कई बार टाइपिंग है ना, क्योंकि बोलने में खराब लगता है। तो सूकर में कैसा अपरा होता है, किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई प्रांकुर के वितरण के आधार पे पिग में कैसा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो डिफ्यूज टाइप का पाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर का, प्लेसेंटा का वह भाग जो भ्रूण के रक्त और मां के रक्त को अलग करता है क्या कहलाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो ये प्लेसेंटल बैरियर होता है और प्लेसेंटल बैरियर आपका सही उत्तर है। और अगर इसकी प्रकृति आपसे पूछ ले कि किस टाइप का होता है, तो ये सेलेक्टिव परमेबल होता है ना, चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अंदर और जो खराब चीज़ वो बाहर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 45 नंबर का, स्तनधारी अपरा द्वारा मेमेलियन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन कौन सा है। अगर हम लोग एलटी ग्रेड बायोलॉजी की बात कर लें तो इसमें आपका प्लेसेंटा इन मैमल्स टॉपिक दिया है सिलेबस में। तो देखिए स्तनधारी अपरा द्वारा स्रावित सिक्रीटेड मुख्य हार्मोन कौन सा है, मुख्य हार्मोन के बारे में बताना है। ऐसे तो साइड हार्मोन भी है लेकिन मेन हार्मोन कौन सा है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, HCG हार्मोन है। अगला सवाल देख लीजिए। अब देखिए ये जो HCG वगैरह लिखा जाता है, ये जब आप लिखेंगे तो ये लिखने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। IGT अगर लिख देंगे ना तो ज़्यादा एग्जामिनर प्रभावित होंगे। देखिए भाई जैसे बायोलॉजी लिखी जाती है उसी तरह से लिखा गया है, नहीं तो HCG ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऐसे भी HCG है ना, लेकिन जैसा लिखा जाता है साइंटिफिकली वैसे लिखिए। अगला सवाल देखिए, डेसीडुएट अपरा डेसीडुएट प्लेसेंटा की विशेषता क्या होती है। तो डेसीडुएट प्लेसेंटा की बात करें तो डेसीडुअस से आप लोग याद कर सकते हैं कि मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा जो कि झड़ने वाला संबंधित होगा। तो ए ऑप्शन, प्रसव के समय गर्भाशय का स्तर क्षतिग्रस्त नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि झड़ने वाला समस्या है यहाँ पे। प्रसव के समय गर्भाशय का स्तर झड़ जाता है और रक्तस्राव होता है। बिल्कुल यही आंसर आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 47 नंबर का, गाय और भेड़ ये दोनों ही मैमल हैं, किस प्रकार का अपरा प्लेसेंटा पाया जाता है। ह्यूमन का तो आपने देख लिया किस प्रकार का, हीमोकोरियल टाइप का, जबकि अगर हम गाय और भेड़ की बात करें तो कॉटिलिडनरी टाइप का पाया जाता है, कॉटिलिडनरी टाइप का पाया जाता है। भाई फिर से एक बार सुन लेंगे, कॉटिलिडनरी टाइप का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अपरा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना, गैसों का विनिमय है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, उपरोक्त सभी दिया है। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सा प्रश्न हो सकता है हमारा। हाँ बहुत ही बढ़िया सवाल है, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है। हीमो एंडोथेलियल,
हीमो है, एंडो है, थीलियल है। 3 पार्ट में मैंने पढ़ा, अब इससे आपको पता चल रहा होगा चूहा और खरगोश जैसी कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास का। अपरा निर्माण में, प्लेसेंटा निर्माण में कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मुख्य भूमिका निभाती है? 4 विकल्प स्क्रीन पर है। प्लेसेंटा निर्माण में कौन सी झिल्ली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की मुख्य भूमिका निभाती है? केवल एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस, केवल योक सैक और केवल एलेंटॉयस। देखिए कोरियन और एलेंटॉयस की जब हम बात करते हैं तो इसको कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका 50 में से कितना सही हो रहा है? अगर 50 में से 40 प्लस सही हो रहा है तब तो जान लीजिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई लेवल तो उम्मीद है कि इससे भी हो सकता हो पेपर टफ आ जाए, लेकिन जो रहने वाला है पेपर उसका चांस बहुत ज़्यादा है मॉडरेट टू टफ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, भले ही प्री होगा, फिर उसके बाद में 15 गुना छांटा जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।